हेलो एवरीवन। आज हमारे क्लास का दूसरा दिन है। 11th केमिस्ट्री लेक्चर सेकंड। आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उसमें हमने पढ़ लिया था समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। यौगिक के भी दो प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो यौगिक और दूसरा तत्व। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि होते क्या हैं, जैसे कि द्रव्य के टू टाइप्स, देयर इज टू टाइप्स ऑफ मैटर, द मिश्रण और प्योर मटेरियल, शुद्ध पदार्थ। ठीक, ये हो गया था सर। इसके बाद में मिश्रण के भी टू टाइप्स, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब इनको हम पर्टिकुलरली जानेंगे कि होते क्या हैं ये तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक, नाउ यहां तक क्लियर है सर। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि जब पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, जब पदार्थ के सभी संघटक रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। इसके बाद जब मिश्रण की बात आती है तो मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, अलग अलग कण जो मिश्रण है उसमें पाए जाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनसे मिलकर के मिश्रण बनता है, वह मिश्रण के घटक कहलाते हैं। ये घटक वर्ड आप काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे केमिस्ट्री में, बार बार आएगा आपके घटक। तो ये घटक जो होता है वो ये होता है कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनसे मिलकर के मिश्रण बनता है उन्हें हम घटक कहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। अब जब सारा ये मिश्रण होता है तो इस संपूर्ण मिश्रण के अंदर दो चीज़ें होती है सर। ये एक दूसरे से एक तो पूर्णतया मिश्रित होते हैं। संपूर्ण मिश्रण में जब समांगी मिश्रण आता है और विषमांगी मिश्रण आता है, तो समांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण में होता है कि इनमें जब मिश्रण के अंदर जो शुद्ध पदार्थ आते हैं तो वो पूर्णतया मिश्रित होते हैं सर उसके अंदर। तो इसका अर्थ ये है कि मिश्रण के घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे हुए होते हैं। एक समान रूप से बिखरे हुए होने का मतलब ये है कि जैसे कि आप अगर उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा, आप पानी में चीनी को घोलते हैं तो पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इनके कहने का मतलब वही है। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप कि जल में चीनी का विलयन, हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। हवा में बहुत सारी और भी जैसे हवा होती है तो उसमें बहुत सारी गैसें होती है, तो हम उसे भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर पाते, तो वो समांगी मिश्रण में आता है। नाउ इसके बाद में इसके जस्ट विपरीत, इसका जस्ट उल्टा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि इसमें जो है सारे जो संगठन होता है वो पूरे जो मिश्रण होता है उसमें एक समान नहीं होता। जो घटक होते हैं वो एक समान नहीं होते, बल्कि आप इन्हें इस मिश्रण में जो चीज़ें होती हैं इन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी में नमक का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा चीनी और नमक के मिश्रण में कि ये नमक है और ये चीनी है, तो वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है।
जैसे आप देखिए दाल के अंदर कंकर पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे आप अलग कर सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते हैं और साफ साफ दिखते हैं, आप उसे भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं। आप दाल में से कंकड़ चुन चुन के निकाल सकते हैं, लेकिन क्या इसमें निकाल सकते हैं आप? हवा में बहुत सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है। आप इन्हें साधारण जो भौतिक विधियां हैं उनसे नहीं अलग कर सकते, आपको इनके लिए रासायनिक विधियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वही है। इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ भी दो टाइप, तत्व और यौगिक। तो इनके जो शुद्ध पदार्थों की अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं सर, बिल्कुल मिश्रणों से भिन्न होते हैं। पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। ये जो शुद्ध पदार्थ हैं इनके कणों का संगठन जो होता है वो निश्चित होता है। मैं कहा कैसे सर बताइए? शुद्ध पदार्थ का आपको अगर एग्जाम्पल दें जिसमें तत्व और यौगिक दोनों आ जाएंगे, वो है जैसे तांबा होता है। तांबा आप उसे रासायनिक विधि से भी कुछ नहीं कर सकते, तांबा तांबा है। चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज, ये सभी जो होते हैं ये शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। जैसे ग्लूकोज में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाई जाती है, जो एक निश्चित मात्रा में उनके अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं सब। मैंने कहा यहाँ तक ठीक है। तो आप उसे साधारण भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, वही आपका शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें जो होते हैं एक ही प्रकार के कण होते हैं। जैसे तत्व है तो तत्व में एक ही तरह के कण होंगे, शुद्ध पदार्थ में मिश्रित हो जाता है। यौगिक हो जाए जो तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है यौगिक। तो तत्वों में एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं सब। ये कण परमाणु और अणु होते हैं। परमाणु और अणु आपने 11th क्लास से पहले की क्लासों में ये पढ़ा होगा कि परमाणु और अणु होते क्या हैं। अणु, पहले परमाणु जान लेते हैं कि एक परमाणु होता है, उसके अंदर एक नाभिक होता है ना, नाभिक इस तरह से। तो ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होता है। अब परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर के पदार्थ बनते हैं। परमाणु से मिलके अणु और अणुओं से मिलकर के पदार्थ बनते हैं जो कि द्रव्य कहलाते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इन सब में एक ही प्रकार के जो है परमाणु होते हैं सर। जब हम द्रव्य देखते हैं और द्रव्य के शुद्ध पदार्थों के तत्वों के जब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तांबा है, चांदी है, इन सभी तत्वों में ये सभी जो है तत्व के उदाहरण हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तत्वों का, कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ठीक। इसके बाद सोडियम है, सोडियम होता है Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ रखा है ये आपने। इसके बाद ऑक्सीजन होती है, सोना होता है, चांदी होती है, चांदी को Ag से इसका सिंबल होता है चांदी का। तो ये सब जो है तत्व के उदाहरण, इनमें एक ही तरह के जो है परमाणु पाए जाते हैं। जैसे कि दो अणु हैं हाइड्रोजन के दो अणु जुड़ करके H और H जुड़ करके H2 होता है, सोडियम O जुड़ करके, तो ये तत्व बनता है, इसे तत्व कहते हैं। और जब तत्व आपस में जुड़ते हैं, अलग अलग तत्व, भिन्न भिन्न तत्व, जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। जैसे कि दो या दो से अधिक, जैसे आपने देखा होगा कि यौगिक H2O देखा होगा आपने, CO2 देखा होगा, तो
तो इस टाइप के जो होते हैं जिनमें अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब आपस में संयोजित होते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि O है, ये O, तो O का एक अणु और इससे एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। H2O क्या होता है? ये जल होता है, जानते हैं आप, जल। ये CO2, तो CO2 में भी एक अणु यहाँ जुड़ा होता है O का, फिर ये C, ये इससे कनेक्ट है, ये C और फिर ये O। तो यौगिक क्लियर हो चुका है अब। तो यहाँ तक का आपका मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, समांगी, क्या जिस समांगी का एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे कि आप जल में, पहला एग्जाम्पल, जल में चीनी का विलयन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए हवा। ये समांगी मिश्रण है। इधर विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, चीनी और नमक, चीनी और नमक का मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए सर दाल, क्योंकि दाल में अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें हम अलग करते हैं। तो इन सब के आपके पास पर्टिकुलरली एग्जाम्पल हो गए। आप इन सबको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक का क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन कैसे किया जाता है। द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन कैसे किया जाता है, किस प्रकार की अलग अलग विधियां होती है, उन सब के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सर जी, आपकी बुक में टॉपिक है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। उसके बाद में एक सब टॉपिक दिया हुआ है भौतिक एवं रासायनिक गुण। पदार्थों के दो तरह के गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं। सर, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म होते हैं सर, जैसे कि पदार्थ को आपने देखा तो उसे देखते ही सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया। ये चीज़ें आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी, जो अभी थ्योरी में पढ़ाई जा रही है। आपके जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं या आप जब प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले पदार्थ को देखते ही क्या पता लग रहा है, बस वही भौतिक गुणधर्म हैं। जैसे कि देखते हैं उसका रंग पता लग जाता है, रंग, गंध, ये देखने से पता नहीं लगती, ये थोड़ा हमें सूंघना पड़ता है। जब कोई हमें रासायनिक पदार्थ दिया जाता है तो हम उसे पास में ला करके उसकी स्मेल करते हैं कि उसकी गंध कैसी है। ज़्यादा पास में नहीं लाना, क्योंकि वहाँ पर आपको रासायनिक पदार्थ मिलते हैं और जब ज़्यादा पास में लेकर के आते हो आप तो उससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो दूर से उसको मेजर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में गलनांक क्या है पदार्थ का? पदार्थ का गलनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? गलनांक, क्वथनांक के बारे में जानते होंगे आप, वरना हम ये सब निकालेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। गलनांक, क्वथनांक और घनत्व। घनत्व भी हम भौतिक में ही, मतलब भौतिक गुणधर्म में ही कंसिडर करते हैं कि उस पदार्थ का घनत्व क्या है। ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा भौतिक गुणधर्म में आती है। इसके बाद में आता है सर रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म
रासायनिक गुणधर्म में आते हैं सर, जैसे पदार्थ के जो संगठन होता है उसकी ज्वलनशीलता आती है कि वो जल सकता है या नहीं जल सकता है। जैसे अभी कोई आपको एक सॉल्यूशन दे दे, पानी दे दिया जाए तो डायरेक्ट उसकी रासायनिक हम जानते हैं कि वो जल नहीं सकता, तो उसकी ज्वलनशीलता देखी जाती है। इसके बाद अम्ल है या क्षार है, अम्लता और क्षारता देखी जाती है। अम्ल है या क्षार है। इसके बाद में इसी के साथ अभिक्रियाशीलता भी उसकी देखी जाती है कि उसकी अभिक्रियाएं करवाते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं। ये सब लैब में टेस्टेड होता है। अभिक्रियाशीलता, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं सर। इसके बाद में भौतिक गुणधर्मों का मापन किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? रासायनिक गुणधर्मों का मापन, भौतिक गुणधर्मों का मापन थोड़ा आसान होता है, लेकिन भौतिक गुणधर्मों के बाद जब हम रासायनिक गुणधर्म का मापन करते हैं तो इसे बड़ी सावधानी से लैब में टेस्टेड किया जाता है। ये भी लैब में ही होता है, लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपने वैज्ञानिक होते हैं वो लैब में अलग अलग टेस्ट करते हैं, तो वो सारी पूरी सावधानी के साथ में वहाँ पर अपने प्रयोग करते हैं कि कुछ हो न जाए। इसलिए केमिस्ट्री की अगर लैब में आप जाएं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड वगैरह होते हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि भौतिक गुणधर्म की बात हम कर रहे थे, भौतिक गुणधर्मों में आती है जैसे पदार्थ की लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, क्षेत्रफल के बारे में आता है, आयतन क्या है उसका, और मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं जो भौतिक गुणधर्मों का मापन होता है। जैसे पदार्थ की लंबाई, उसकी चौड़ाई ना, इस वजह से ये मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। जैसे कि आपको किसी एक रूम की लंबाई ज्ञात करनी है तो मात्रात्मक प्रकृति के, ये क्वांटिटी वाली बात है, ठीक है, क्वांटिटी में होता है ये। तो आपको ऐसे रूम की लंबाई ज्ञात करनी है, मान लीजिए वो 6 मीटर है, तो ये जो मीटर है ये इसका मात्रक कहलाता है। और ये वो चीज़ है, ये वो इकाई है जिसमें लंबाई को मापा जाता है, ठीक है। जैसे पदार्थ है कोई, 1 किलो चीनी है, तो ये जो केजी है, किलोग्राम, ये मात्रा है, और ये जो आपने मापा ये भौतिक गुणधर्म है उसका, ठीक है। इसके बाद में मात्रा की बात आ रही है और इसके साथ मात्रात्मक जुड़ा हुआ है, तो ये जो पीछे वाला जो लेटर होता है इस चीज़ को हम मात्रक बोला जाता है, इस चीज़ को। और जब बहुत पहले की बात है, हिस्ट्री में 2 तरह की पद्धतियाँ पूरे विश्व में चलती थी। एक तो चलती थी अंग्रेजी पद्धति और दूसरी चलती थी मीट्रिक पद्धति। ये 2 तरह की पद्धतियाँ हैं जो वो चलती थी सर। इसके बाद में 1960 में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य पद्धति को इंट्रोड्यूस किया जिसे एसआई पद्धति कहा जाता है। एसआई पद्धति, ये सब इंस्पेक्टर नहीं है, एसआई पद्धति है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ तक आप ये रिवाइज कीजिए और इसके बारे में थोड़ा आगे का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एसआई पद्धति, वो आप अपनी बुक में रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।